हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने की आवश्यकता एवं पहचान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखने की आवश्यकता। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांतों में 3 नियम बताए हैं जिसे प्राथमिक नियम के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, हमारा पहला नियम है अभ्यास का नियम। इसको डिटेल से जानेंगे कि अभ्यास का नियम किसे कहते हैं। इस नियम का तात्पर्य अभ्यास कुशल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलता पूर्वक करना सीख जाते हैं। जाहिर है, जब अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को करने के साथ साथ हम उसे सही तरीके से करना सीख जाएंगे और हम उस कार्य में कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते हैं। यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना अस्थायी होता है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम और बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत हो जाता है, इसे अनुपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिस्कस कहा है। इस लाइन को मैं फिर से बताती हूँ कि देखिए, थॉर्नडाइक ने इसको क्या कहा था कि लॉ ऑफ यूज यानी उपयोग का नियम, और बिना अभ्यास यानी कि विस्मृत हो जाता है, इसे अनुपयोग का नियम लॉ ऑफ डिस्यूज कहा है। अब हमारा दूसरा है तत्परता का नियम। देखिए, तत्परता का नियम क्या है, यानी कि तत्परता से ही पता चल रहा है कि किसी काम के प्रति तत्पर होना। अब इसको हम डिटेल से जानते हैं कि तत्परता का नियम किसे कहते हैं। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए, दोस्तों अगर पेन लिए होगे तो आप इसको नोट करते जाइएगा लाइन बाय लाइन। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो उसे हम शीघ्र सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो गणित सीखना चाह रहा है तो वो उस काम के प्रति और तत्पर हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा में से है कि गणित उसको आ जाए। अब है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, देखिए, प्रायः हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यानी कि जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है, हमारा मन खुश होता है, तो उसको देखिए, यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस कार्य को नहीं दोहराते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर हो जाता है। यानी कि ये प्रभाव का नियम है। अब हम बात करेंगे अधिगम की पहचान। अधिगम की पहचान के वक्र से होती है। ये वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वक्र और समान निष्पादन वक्र। दूसरा हमारा है नतोदर वक्र। तीसरा है उन्नतोदर वक्र। चौथा है मिश्रित वक्र। अब देखिए, सबसे पहला सरल वक्र है तो हम उसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के वक्र में वक्र यह दर्शाता है कि प्रत्येक प्रयास में अधिगम, सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहा है। देखिए, अधिगम यानी कि सीखने की मात्रा और प्रयास दोनों क्या है, समान है ना। तो ये यही दर्शाता है कि सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहा है। दूसरा हमारा है उन्नतोदर वक्र। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है। यानी कि इस वक्र में क्या है कि अगर प्रारंभ में जो बच्चा सीख रहा है तो वो उसकी गति क्या है, बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, लेकिन बाद में अभ्यास के बढ़ने की शिथिलता आ जाती है। यानी कि जब उसको
कार्य का अभ्यास हो जाता है। हम जब कोई न्यू चीज़ देखते हैं तो उसके लिए क्या होती है, हमारी जो उत्तेजना है वो काफ़ी तीव्र होती है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को अभ्यास में यानी कि डेली देखने लगते हैं तो उसकी तीव्रता क्या है, कम हो जाती है, शिथिलता हमारे अंदर आ जाती है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि शुरू में तो उसकी गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में अभ्यास के बढ़ने की शिथिलता आ जाती है। यहाँ पे इसका डायग्राम है, देखिए अधिगम यहाँ पे शुरू में तीव्र हुई है, फिर धीरे धीरे डाउन हो गई है। अब देखिए नतोदर वक्र तीसरा है, इसमें शुरुआत में अधिगम की मात्रा में कमी पाई जाती है, परंतु बाद में प्रयास के साथ साथ सीखने की गति बढ़ती जाती है। चौथा हमारा है मिश्रित वक्र, इसमें शुरुआत तथा अंत में अधिगम की मात्रा में कमी पाई जाती है तथा मध्य प्रयासों में समृद्धि पाई जाती है। इसे घटता बढ़ता निष्पादन कहा जाता है। इसे इस आकार का वक्र भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आकार का वक्र है, ये अधिगम है और यहाँ पे प्रयास है। अब देखिए अधिगम पठार किसे कहते हैं। जब अधिगम में किसी कारणवश प्रयास अधिगम की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है तो अधिगम एक ही स्थान पर स्थिर हो जाता है। यानी कि जब अधिगम में किसी प्रकार वश प्रयास करने के बाद भी अधिगम की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, यानी कि बच्चा देखिए मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही, मेहनत पे मेहनत वो करता जा रहा है, अधिगम एक ही स्थान पर स्थिर हो जाता है। इसी स्थिरता को अधिगम का पठार कहते हैं। यानी कि ये जो स्थिरता आ गई है इसको क्या कहते हैं, इसको अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के उत्तरदायी होने के निम्न कारण हैं। अब देखिए अधिगम के पठार जाहिर है अगर आ गया है तो आप पूछोगे कि उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। शारीरिक मानसिक थकान, दूसरा है रुचि ध्यान। देखिए जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से थकान में होते हैं ना तो हम लाख पढ़ लें, लेकिन क्या है कि वो हमारे मन में नहीं बैठता है। वो पढ़ने को तो हम पढ़ लेते हैं, हम अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए हमें पढ़ाई के लिए क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा हमारा है रुचि ध्यान व इच्छा का अभाव। यानी कि सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो हमारी रुचि का है कि नहीं है, और इच्छा के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है तो इससे भी हमारा मन नहीं लगता है और हम मेहनत पे मेहनत उस पर करते जाते हैं। तो इसमें रुचि का भी बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए तीसरा है शारीरिक मानसिक अपरिपक्वता, यानी कि बच्चा उसके लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाया है। अब देखिए चौथा है अनुचित वातावरण, बच्चे के मन का वातावरण न होना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है उसका कि अधिगम के पठार के आने का, कि अगर हमें हमारे अकॉर्डिंग वातावरण नहीं मिलता है तो हमारा मन जो है वो भटकने लगता है। देखिए मन तो भटकाऊ होता है, तो उसके लिए वातावरण भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का वातावरण है। तो पढ़ने के लिए हमें पढ़ाई के अकॉर्डिंग वातावरण अगर है तो हमारा जो है अच्छे तरीके से जाएगा। अब देखिए अधिगम क्या है, स्लो डे है, फिर उसको थोड़ा प्रयास करने के बाद यहाँ पे क्या है कि बच्चे को पठार आ जाता है। अब देखिए अधिगम अंतरण या रूपांतरण या स्थानांतरण किसे कहते हैं। जब पहले सीखी गई अनुक्रिया कौशल, यानी कि पहले की सीखी गई कोई अनुक्रिया कौशल बाद में सीखी जाने वाली, पहले सीखी जाने वाली के बाद में सीखी जाने वाली अनुक्रिया कौशल पर एक प्रभाव डालती है तो उसे प्रशिक्षण या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। पहले की सीखी गई किसी अनुक्रिया और बाद में सीखी गई अनुक्रिया क्या है, वो एक उस पर प्रभाव डाल रही है ना। तो दूसरे शब्दों में जब एक विषय क्षेत्र में प्राप्त अनुभव दूसरे विषय क्षेत्र में सीखने में प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण,
तीसरा है शून्य या उदासीन स्थानांतरण। अब देखिए पहला हमारा है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय क्षेत्र में प्राप्त किया गया अनुभव दूसरे विषय क्षेत्र में सीखने में सहायता पहुंचता है तो उसे सकारात्मक आवरण कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, जब एक विषय क्षेत्र में यानी कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में अनुभव हो गया है और दूसरे विषय क्षेत्र में सीखने में सहायता वो कर रहा है, एक पहले का सीखा हुआ सब्जेक्ट आपका है और दूसरे सब्जेक्ट में अगर वो आपको सहायता प्रदान कर रहा है तो ये तो आपका सकारात्मक आवरण हो गया। जैसे कि साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाना, ये क्या है, अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसको मोटरसाइकिल चलाने में हेल्प तो मिलेगी, तो ये क्या हो गया, ये सकारात्मक आवरण हो गया। अब देखिए उसमें आता है क्षैतिज अंतरण यानी गणित तथा भौतिक। ऊर्ध्व अंतरण साइकिल से मोटरसाइकिल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। द्विपार्श्विक अंतरण यानी कि दाएं से बाएं हाथ से लिखना। अब देखिए दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय क्षेत्र में प्राप्त अनुभव दूसरे क्षेत्र में बाधा पहुंचती है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि देखिए अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम फौरन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे तो हमें पहले का है वो जो भूल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम कोई कविता याद किए हैं और दूसरी कविता को भूल जा रहे हैं, उसको पहली जो याद की है वो तो याद है और जो पहले की याद है वो भूल जा रही है, तो ये क्या है, ये हमारा नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। अब देखिए शून्य या उदासीन अंतरण। जब एक विषय में प्राप्त अनुभव दूसरे विषय को सीखने में किसी प्रकार से प्रभावित करे तो उसे शून्य या उदासीन अंतरण कहते हैं, जैसे कि संस्कृत, गणित, कला आदि। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप बीए, बीटीसी या बीएससी या कोई भी सीटेट के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जाके देखिएगा और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।